तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले प्रोफेसर नलिन रंजन जी से ये गुजारिश करती हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। थोड़ा सा आपके बारे में पहले मैं कुछ कह दूँ, इसलिए आज़मगढ़ में पले बढ़े और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आला तालीम याफ्ता नलिन जी से हम सब वाकिफ़ हैं। आपकी शायशुदा किताबों में बीच बहस में नई कहानी आंदोलन, हिंदी कहानी के 4 स्तंभ हैं। कविता केंद्रित एक मैगज़ीन कविता बहान के प्रधान संपादक हैं और शोध पत्रिका वरिमा के एडिटर हैं। कई संस्थानों द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। आपको वर्ष 2019 का श्यामधर स्मृति सम्मान, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का वर्ष 2021 का साहित्य गौरव सम्मान और ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी का वर्ष 2022 का कैफ़ी आज़मी तरक्की पसंद अवार्ड मिल चुका है। साहित्य की दुनिया में कवि, आलोचक और संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं और हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुके हैं। फिलहाल हिंदी विभाग श्री जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ में प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। आपके लिए नलिन जी, तमाम शहर में कोई नहीं है उस जैसा, तमाम शहर में कोई नहीं है उस जैसा, ये बात उसको पता है, यही तो मुश्किल है। नलिन रंजन जी। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आज पूरे शहर में पानी ठहरा हुआ था और उसमें भी पानी को पार करके आप सब आए हैं, तो उसके लिए तो आप सबको पहले बधाई, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में इतने लोग आए, ये बड़ी बात जी। जी, सबके लिए पहले तालियां हो जाए जो आए हैं उनके लिए। सबसे पहले मैं आवाज़ कम कर दें, गूंज रही है। सबसे पहले मैं मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को नमन करता हूं और उसके बाद आप सबसे मुखातिब होता हूं। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सबीहा अनवर जी, सैयद सईद मेहदी जी, हम लोगों के प्रिय कथाकार शिवमूर्ति जी, प्रिय आलोचक वीरेंद्र यादव जी और हम सबके बेहद प्रिय अलीगढ़ के हमारे साथी प्रोफेसर सगीर अफराहिम जी, संचालन कर रही प्रोफेसर रेशमा और साथियों। इस बार जब हम लोग तय कर रहे थे प्रेमचंद पे कार्यक्रम को, तो आप देख रहे होंगे कि कार्यक्रम में कोई विषय नहीं, कोई विषय तय नहीं किया गया। ये हुआ हम लोग आज के हालात में प्रेमचंद को याद करेंगे। और आज के हालात में कौन याद करेगा? ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी याद करेगी, जलेस याद करेगा, प्रलेस याद करेगा, जसम याद करेगा और इप्टा याद करेंगे। और जो हमारे साथी हैं समान विचारधारा वो याद करेंगे। और वो अगर याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? 2024 में अगर प्रेमचंद को याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और दोनों तरह का, आज के समय को लेकर भी, पूरे समाज को लेकर के भी, पूरी राजनीति को लेकर के भी, और जो हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं वे 1936 में जो आदमी चला गया उसको 2024 में अगर याद कर रहे हैं तो साहित्य के नजरिए से कैसे याद करेंगे? जिस आदमी ने कहा कि इस सौंदर्य शास्त्र बदलना होगा, मेयार बदलना होगा, वो था क्या? देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता के असर और उसके बाद की पीढ़ी में तिलिस्मी और अय्यारी किस्म के लिखी जा रही कहानियों और उपन्यासों के दौर से सबसे पहले इस आदमी ने
कथा साहित्य को बाहर निकाला। सबसे पहला काम किस्सा गोई की उस शैली में किस्सा गो को संबोधित करके लिखने की उस परंपरा से कथा साहित्य को सबसे पहले अलग किया। तो जो संबोधन था कि आगे देखिए अब क्या होता है, सुनिए ऐसा होगा, ये जो बार बार संबोधन था वो संबोधन खत्म करते हैं प्रेमचंद। 1903 में जो उर्दू में उनका लेखन शुरू हुआ, तो आप सब जानते हैं 1909 तक का समय उनके लिए एक अलग किस्म का समय था। ये वो दौर था जब वो आर्य समाज से प्रभावित थे। 1905 का समय भी आपको मालूम है, जब उन्होंने उस दौर में जब विधवा पुनर्विवाह की बातें होती थीं, उन्होंने करके दिखाया। एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करना अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम था। शादी हुई तो कोई और साथ नहीं गया, उनके जो सौतेले भाई थे मेहताब राय, मुंशी दयानारायण निगम और 2-4 दोस्त, बस। 1908 में संग्रह आया सोजे वतन, 5 कहानियां। संग्रह का नाम सोजे वतन और 5 कहानियों में से 3 में वतन शब्द जुड़ा हुआ था। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कौन सा है? वो अनमोल रतन, खून की आखिरी बूंद जो देश की हिफाजत के लिए गिरे, वही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। ये बात 1908 में उस आदमी ने लिखी जिसका पूरा जीवन औपनिवेशिक सत्ता के समय में बीता हो। 31 जुलाई 1880 से 8 अक्टूबर 1936 का पूरा समय औपनिवेशिक सत्ता का समय है। और उस दौर में 1908 में जब हम बंग भंग और कांग्रेस के भीतर नरम दल गरम दल की बातें कर रहे थे, उस दौर में वो आदमी सोजे वतन लिख रहा था, अनमोल रतन लिख रहा था। अंग्रेजों को बात नागवार गुजरी। आप जानते हैं कि 1909 में वो जब्त कर लिया गया संग्रह। किसी तरह से नौकरी बची थी, क्योंकि नवाब राय के नाम से लिखते थे, लेकिन नवाब राय का मामला खत्म हो गया। धनपत राय को चेतावनी दी गई कि नाम अभी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, ना लिख सकते। और फिर वो हिंदी की तरफ आते हैं और 1910 में एक नए नाम के साथ पहली कहानी उनकी आती है, बड़े घर की बेटी। जोड़ने वाला, एक संयुक्त परिवार को जोड़ने वाली कहानी। वो बड़े घर की बेटी है, मांस के लिए 1 पाव घी पूरा जो खरीद के लाया है लाल बिहारी, वो मिला देगी बनने के लिए, लेकिन वो नहीं चाहती कि श्रीकंठ घर से अलग हो जाए। वो दोनों भाइयों के बीच में अलगाव नहीं चाहती। जिसकी शिकायत पे श्रीकंठ घर छोड़ने के लिए तैयार है, उसी के कहने पे घर जुड़ता है। उस समय परिवार को जोड़कर चलने की एक कहानी लेकर के आते हैं मुंशी प्रेमचंद 1910 में। हिंदी में लिखी पहली कहानी 1915 में सौत आती है। यह अलग बात है कि 1915 को हम लोग हमेशा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था के लिए याद करते हैं, लेकिन 1915 से 1921 के बीच का समय एक अलग फेज है प्रेमचंद की जिंदगी का। आप देखिए कि इसके बीच में वे नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करना भी नहीं चाह रहे हैं। परिवार चलाना है इसलिए नौकरी कर रहे हैं, और उस समय मजबूरी है। एक बार कहानी संग्रह जब्त हो चुका है, तो हिंदी में कहानियां लिख रहे हैं, पंच परमेश्वर जैसी कहानियां लिख रहे हैं। सेवा सदन आता है 1918 में, लेकिन जब गांधी जी गोरखपुर आकर के फरवरी 1921 में संबोधित करते हैं एक सभा को, तो उस असहयोग आंदोलन वाली बात से प्रभावित होते हैं प्रेमचंद, और 15 फरवरी 1921 को रिजाइन करते हैं और 16 फरवरी 1921 को कार्यमुक्त हो जाते हैं। ये एक फेज है उनकी कहानियों और उपन्यासों के लेखन का, जो आरंभिक फेज है।
दूसरा फेज जब बहुत महत्वपूर्ण है, जो 1921 से मुझे लगता है 1929 तक माना जाना चाहिए। ये जो फेज है नौकरी से मुक्त होने के बाद का फेज है, और इस फेज में अलग किस्म की कहानियां आती हैं। अवध के किसान विद्रोह से प्रभावित उपन्यास आता है, प्रेमाश्रम, और यही लखनऊ में जब वो 1924 में आते हैं गंगा पुस्तकमाला के लिए चौगाने हस्ती की रचना करने, और चौगाने हस्ती 1925 में, रंगभूमि आपको पता है 1925 में छपता है। पहली बार नायक को एक कथाकार अपदस्थ करता है, एक ऐसा नायक जो भिखारी है, दलित है, अंधा है, वो उपन्यास के केंद्र में आता है पहली बार, और अपदस्थ करते हैं उसे, मारा जाता है वो अंत में, अंग्रेज कलेक्टर क्लार्क की गोली से मारा जाता है। लेकिन उसकी मूर्ति बनवाते हैं प्रेमचंद, और मूर्ति बनवाने के बाद वो मूर्ति गिराते किस पर हैं? राजा महेंद्र पर। ये जो बिचौलिए हैं, ये जो दलाल बीच में, राजे महाराजे जमींदार जो अंग्रेजों और आम जनता के बीच में आकर के असली शोषक हैं, उनको मारते हैं। अनमेल विवाह पे निर्मला लिखा उन्होंने, लेकिन 30 तक आते आते उनके विचार बदलते हैं। हालांकि वे कभी भी राष्ट्रीय चेतना का अगर संदर्भ है तो स्वराज्य प्रेम से पीछे हटने वाले नहीं। उन्होंने लिखा, स्वराज्य से अहित किसका होगा। 6 जुलाई 1918 को जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, तो वार जर्नल के प्रकाशन के लिए मुंशी दयानारायण निगम ने कहा कि भाई आप आ जाओ और इसके उर्दू संस्करण का आप संपादन संभाल लो। कहा मैं नहीं आऊंगा। चिट्ठी लिखी उन्होंने और कहा कि नहीं, मैं तो एक ऐसा अखबार निकालना चाहूंगा, पहले बीए करूं और फिर प्राइवेट नौकरी करूं और अखबार निकालूं जो गरीबों और कमजोरों और किसानों का हिमायती हो, कुछ पब्लिक के काम करूं। चिट्ठी पत्री भाग 1 में जो पत्र हैं आप जानते हैं, दोनों जो भाग 1 भाग 2, उसमें 500 से ज्यादा पत्र हैं दोनों में मिला करके, और सबसे ज्यादा पत्र मुंशी दयानारायण निगम के लिए। और यही जब वो अमीनुद्दौला पार्क में कितनों को खद्दर का कुर्ता थमाया, पान का बीड़ा दिया, और शिवरानी देवी ने माथे पे टीका लगा करके नमक का कानून तोड़ने के लिए भेजा। नमक बनता था यहां। तो ये पूरा जो उनकी जो कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, उनके बारे में बहुत कुछ सूचना बाद में मिलती है हमें, इन जीवनियों से मिलती है। लेकिन तीसरा फेज जो 1930 से 1936 का है, वो बदलते हैं प्रेमचंद, अपने को एकदम से बदल देते हैं। अब आपको सदगत मिलेगी, मंदिर मिलेगी, ईदगाह मिलेगी, ठाकुर का कुआं मिलेगी, पूस का रात मिलेगी, कफन मिलेगी, गबन मिलेगा और गोदान मिलेगा। ये तीसरा फेज है। करीब करीब बोल्शेविक विचारों के समर्थक किस पार्टी में हैं, पूछा जब कि किस पार्टी में हैं, चिट्ठी लिख करके दयानारायण निगम ने, तो कहा मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन उस पार्टी का हिमायती हूं जो गरीबों की शिक्षा की व्यवस्था करे, मैं उस पार्टी में हूं। और 1936 का उनका जो जीवन का आखिरी दस्तावेज कहा जाता है, आप सब जानते हैं उसका नाम, महाजनी सभ्यता। उसमें वे क्या लिखते हैं? इस महाजनी सभ्यता में सारे कामों की गरज महज पैसा है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा नफा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज 2 भागों में बट गया है, बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है, और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का है जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। आज हम सब ऑक्सफैम की रिपोर्ट को पढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने प्रतिशत लोगों के पास इस देश की संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है।
जो बड़ी आबादी है उसके पास थोड़ा सा हिस्सा, और जो थोड़ा सा आबादी का हिस्सा है उसके पास संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा। ये एक असमान वितरण है। और अब तो नाम लेने पर भी पाबंदी है, तो कहा जा रहा है A1 A2, नाम नहीं ले सकते। तो ये जो A1 और A2 हैं, इनकी पहचान 1936 में, सितंबर 1936 में हंस में छपा था महाजनी सभ्यता लेख। उस पूंजीवाद को समझ लिया था मुंशी प्रेमचंद ने। रंगभूमि में मिस्टर जानसेवक कारखाना लगाना चाहते हैं, किसका? सिगरेट का। इसके लिए सूरदास के सारे साथियों को बहका लेते हैं। हालांकि प्रेमचंद तब गांधीवाद से पूरा प्रभावित थे। उसमें मिठुआ पूछता है कि 100 बार जला देंगे झोपड़ी तो क्या 100 बार बनाएंगे? कहा हाँ। 1000 तो 1000, 1,00,000 बार जला देंगे तो 1,00,000, हाँ बनाएंगे। वो गांधीवाद से प्रभावित होने का दौर है उनका। लेकिन प्रेमचंद खड़े किसके साथ हैं? प्रेमाश्रम में भी वे बलराज और मनोहर के साथ खड़े हैं, और वहां रंगभूमि में सूरदास के साथ खड़े हैं। वो हार नहीं मानता है। कितने आरोप लगते हैं, सौभाग्य का प्रसंग पता ही, लेकिन वो हार नहीं मानता। कहानियों को ले लीजिए, मेटाफर रचते हैं। हम कहते हैं कि अरे वो तो 2 बैलों की कथा कहानी है। नहीं, वो 2 बैलों की कहानी नहीं है। वो हीरा और मोती नहीं है, वो नरम और गरम दल है। और अलग होकर के लड़ेंगे तो सांड को नहीं भगा पाएंगे। सांड को भगाना है तो दोनों को मिलना पड़ेगा, और जब मिलकर लड़ेंगे तो वो 63 से 33 पे आ जाएंगे। सांड को भगाया जा सकता है। यह है 2 बैलों की कथा। वो अंग्रेज था। वो सांड जो है उस औपनिवेशिक सत्ता का प्रतीक है, और अगर कांग्रेस के दोनों धड़े मिल करके लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको मार भगा सकते हैं। ऐसे मेटाफर रचे, चरित्र दिए, फिर एक बार अपदस्त करके होरी को ले आते हैं। होरी को कौन भूल सकता है? लेकिन होरी की मृत्यु होती है उपन्यास में, और उस उपन्यास को जब भी हम होरी के बहाने याद करते हैं तो हमेशा किसान जीवन की त्रासदी का संदर्भ केंद्र में रख करके याद करते हैं। याद करते हैं माता दीन और सिलिया को। यह प्रसंग वीरेन जी को बहुत पसंद है। अंतरजातीय विवाह का प्रसंग। ठीक है गुरु, तुम हमको बाभन नहीं बना सकते, मत बनाओ, हम तुमको चमार तो बना सकते हैं। तो है प्रसंग, और ये सब कुछ लिख रहे थे। हामिद जैसा चरित्र दिया। हामिद जैसा चरित्र हिंदी कहानी में एक विलक्षण चरित्र है कि अगर अमीना की उंगलियां जलती हैं तो उन उंगलियों को राहत देने के लिए एक छोटा सा बच्चा और कुछ नहीं मेले में खरीदेगा, एक चिमटा खरीदेगा। पूस की रात का हल्कू क्या कोई भूल सकता है? लेकिन वो कहानी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आखिर क्यों हल्कू को कहना पड़ा कि ठीक है, चर गए तो चर गए, जाड़े की रातों में जागना तो नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ क्यों रही है किसी के पास? क्योंकि रात दिन मेहनत करके भी उनकी स्थिति अच्छी होने वाली नहीं है, जिसका विस्तार वो आगे चल के कफन में करते हैं। कफन को लेकर के तमाम तरह के सवाल हमारे तमाम लोगों ने खड़े किए, दलित संदर्भ, तमाम संदर्भ। मैं बार बार कहता हूं, आज फिर दोहरा के कहता हूं कि कफन जितने उन संदर्भों की कहानी है उतनी ही एक भूख की कहानी है। भूख का संदर्भ है। उसके गर्भ में भविष्य मर रहा है, आने वाला बच्चा है, वो भविष्य है। बाहर बैठा कौन है? बाप बैठा है उसका और बेटे की पत्नी है। अतीत भी है, दिल दरियाव ठाकुर का किस्सा भी है, और वर्तमान बैठ करके अलाव ताप रहा है आलू के चक्कर में। संवेदना खत्म हो चुकी है,
भूख इतनी बड़ी हो गई है कि संवेदना खत्म हो चुकी है। और प्रेमचंद कफन को भी मेटाफर बनाते हैं और कहते हैं कि वह समय और समाज जिसकी संवेदना इतनी मर जाए कि वह अपने भविष्य की भी चिंता ना करे, वो अपने भविष्य पर स्वयं कफन ओढ़ लेता है। यह मेटाफर है। तो इतनी बातें हैं, लेकिन वक्ता 5 हैं। चक्कर यह है कि अगर सब कुछ बात की जाए, उनके नारी विषयक विचारों पर की जाए, उनकी पूरी राष्ट्रीय चेतना पे बात की जाए, उनके सांप्रदायिक संदर्भों पर बात की जाए, जब उन्होंने कहा कि अब न मुस्लिम संस्कृत है न हिंदू संस्कृत, अब तो आर्थिक संस्कृति है, और सांप्रदायिकता को केंद्र में रख करके बहुत लिखा उन्होंने, या फिर दलित चेतना की बात की जाए दलितों के संदर्भ में, तो मैं तो हतप्रभ रहता हूं कि एक आदमी इतने उपन्यास, लगभग दर्जन भर उपन्यास, 10 तो आप गिना ही लेते हैं, 301 कहानियां हिंदी उर्दू की मिलाकर, जागरण, मर्यादा, माधुरी पत्रिकाएं, हंस, संपादकीय, लेख, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, नाटक, अनुवाद और किताबों की समीक्षा। इतना वो आदमी लिख कैसे लिया 56 साल में भाई? हिंदी में तो 1915 से लिखना शुरू किया हुआ आदमी, समझ में नहीं आता। वो सचमुच कलम का जो अपने को मजदूर कहते थे, या जो अमृत राय ने लिखा है कि मुंह सब अंधेरे उठ जाना, फारिग हो करके काम करके और कलम लेकर के बैठ जाना और अपने को कलम का मजदूर मानना। हम लोगों को पढ़ने में कितना समय लगेगा? उनका सब कुछ अगर पढ़ा जाए, और इतनी चिट्ठियां और खुराफातें इतनी हैं। भाई शिवरानी देवी तो जेल में भी गई थी। प्रेमचंद एकदम तिलक के विचारों के समर्थक थे। खुदीराम बोस को जब फांसी हुई तो अपने कमरे में खुदीराम बोस की तस्वीर लटकाई उन्होंने, और उसके बाद 21 के बाद तो चरखा चलवा रहे हैं, तो प्रेस लगा रहे हैं, तो प्रेस चल नहीं रहा है, तो कर्ज में आ रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं। और कहां कहां सेनेट ओन कंपनी भगनानी जी के निमंत्रण पर बंबई, बंबई से मैसूर बीमार हो रहे हैं, और मैसूर से खंडवा, सागर, इलाहाबाद होते हुए फिर बनारस, और लखनऊ में जब मोटेराम शास्त्री लिखते हैं मुकदमा भी हो जाता है, मुकदमा भी लड़ते हैं। तो चकित करते हैं प्रेमचंद, न सिर्फ अपने इन कथा साहित्य जिसकी हम ज्यादा चर्चा करते हैं, उपन्यासों और कहानियों से, बल्कि समूचे लेखन से वे चकित करते हैं। और इसीलिए हम सारे जो जनवादी, प्रगतिशील और जननाट्य मंच या हमारे जसम के साथी हैं, वे सब 31 जुलाई से अपने साहित्यिक कार्यक्रमों का सत्रारंभ करते हैं। ये हम लोगों का सेशन शुरू हो रहा है आज से, और हम लोग अगली गर्मी आने तक प्रेमचंद से शुरुआत करके कार्यक्रम करते हैं। रिपोर्ट है कि देश भर में आज 31 जुलाई को या 28 जुलाई से लेकर के 4 अगस्त तक प्रेमचंद के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, वे बताते हैं कि प्रेमचंद की लोकप्रियता असंदिग्ध है, और वे इतने समादृत हैं कि कोई भी प्रगतिशील जनवादी संगठन उनके बताए रास्ते पर अगर नहीं चलता है तो वो प्रगतिशील जनवादी संगठन नहीं है। 10 अप्रैल 1936 यहीं रफ़ाए आम क्लब में कहा कि वो जो साहित्यकार है, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उनका हिमायती होता है, वो अप्रिय अवस्थाओं का अंत करता है। ये समय है कि हम भी अप्रिय अवस्थाओं का अंत करने के लिए आगे आए, और जो बचा हुआ 33 है
इसको भी 3 पर लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।